24 के चुनाव में जिस राज्य ने सबसे चौंकाने वाला नतीजा दिया, जिस राज्य ने बीजेपी को अपने दम पर बहुमत पाने से रोक दिया, वो था उत्तर प्रदेश। अंडर करंट ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा भी नहीं चल पाया। 24 के नतीजों का ही असर है कि जो राहुल गांधी 5 साल पहले चुनाव लड़ने केरल के वायनाड चले गए थे, उन्होंने इस बार वायनाड से जीत के बाद भी रायबरेली का ही सांसद बने रहने का फैसला किया। ये फैसला इसीलिए क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। यूपी के नतीजों का असर है कि अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ 2027 का चुनाव मिलकर लड़ने की बात कर रही है। उधर नतीजों के बाद आज पीएम मोदी भी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। वाराणसी से ही पीएम मोदी किसानों की सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने वाले हैं। लेकिन अयोध्या के बाद यूपी में जिस सीट के नतीजे ने सबसे ज्यादा चौंकाया, वो वाराणसी का ही रहा। इस बार बीजेपी वाराणसी में 10 लाख के अंतर से जीत की बात कर रही थी, लेकिन पीएम वहां सिर्फ 1.5 लाख वोट से ही जीत हासिल कर पाए। पिछले 3 चुनावों में ये सबसे कम मार्जिन है। राहुल गांधी ने तो अभी कुछ पहले ही ये दावा भी कर दिया था कि अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। आज की बहस यूपी की अहमियत और पीएम मोदी के काशी दौरे के पीछे का संदेश क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जरा वार पलटवार। कृषि और किसान का कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है। केवल मार्केटिंग और केवल एक इवेंट का कार्यक्रम हो रहा है। स्वागत के लिए तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के पैसे आज जाएंगे, का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। किसानों का दुख दर्द जानना चाहिए। जो किसान प्रताड़ित है, जो प्रभावित है, उससे भी किसानों के लिए पहली बार आ रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। आसान निर्णय नहीं, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। ये स्पीकर सत्तारूढ़ दल का है और विपक्ष का पार्टी है। और अगर इसका पालन नहीं करते तो मोदी जी आप लोकतंत्र की भावनाओं को आघात पहुंचाएंगे, उसकी आत्मा की हत्या करेंगे। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। राहुल जी रायबरेली रहेंगे, ये और खुशी की बात है। यूपी में उनका रहने से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। ये निष्ठा है जो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगी। अगर जीत गई गलती से तो लोकसभा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लोकसभा में भाई बहन के बीच में कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगी, ज्यादा नकारा कौन है। परिवारवाद वालों की बात करने से पहले इन्हें सिंधिया जी को, जितिन प्रसाद जी को कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक परिवार का हिस्सा है। सबकी मजबूरी उत्तर प्रदेश जरूरी है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि दिल्ली का जो रास्ता है, जो केंद्र की सत्ता का रास्ता है, वो इसी राज्य से होकर गुजरता है। और उसकी अहमियत हमने इस नतीजे जो 2024 का चुनाव और उसके बाद जो परिणाम आए उसमें भी हमने देखा। इसी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच भी चुके हैं। थोड़ी देर में किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी वो जारी करने वाले हैं। तस्वीरें जो आएंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक एक करके मेहमानों का परिचय मैं करा दूं, कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा इस वक्त आप उन्हें हमारे साथ देख रहे हैं। मलूक नागर हैं, आरएलडी के सांसद और महासचिव, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबका मैं रुक करूंगी। स्वागत है सबका एबीपी न्यूज पर। शुरुआत चलिए डॉली शर्मा जी आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश है जरूरी। ये इस बात से भी साबित हो जाता है कि जिस अमेठी को छोड़कर गए थे वायनाड, और वायनाड की जनता ने इस बार भी उन्हें सराहा, जिताया भी, लेकिन वायनाड को छोड़कर वापस लौटाए रायबरेली। तो जरूरत कितनी बड़ी है ये इस बात से भी समझ आ जाता है उत्तर प्रदेश की अहमियत। जी,
देखिए, रायबरेली से जिस तरीके से गांधी परिवार का 100 साल से पुराना रिश्ता है, लगातार वहां से राहुल गांधी जी के दादाजी, फिर उनकी दादी, फिर उनकी माताजी, सबने चुनाव लड़ा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण और राहुल जी के लिए बड़ा आसान नहीं रहा होगा ये निर्णय, क्योंकि साउथ इंडिया से जो उन्हें प्यार मिलता आया है हमेशा, और साउथ इंडिया ने जो गांधी परिवार का सहारा बना है हमेशा, साउथ इंडिया हमेशा उनको जो प्यार और मान सम्मान दिया है वो भी किसी से छुटा हुआ नहीं है। राहुल जी ने खुद कहा कि अब वायनाड को दो सांसद मिलेंगे, प्रियंका जी के रूप में, और राहुल जी जो लगातार वहां जाते रहेंगे। इसी तरीके से रायबरेली के लोगों को भी प्रियंका जी ने कहा कि मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, 20 साल पुराना रिश्ता है, मैं लगातार वहां के लोगों के लिए काम करती हूँ, जाती रहती हूँ। तो रायबरेली को भी प्रियंका जी और राहुल जी दोनों का साथ मिलेगा। चलो ठीक है, लेकिन इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, वायनाड को धोखा देने की बात भी की जा रही है, उस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले जरा सुधांशु त्रिवेदी जी आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मैसेज जनता ने आप लोगों को भी दिया। ये साफ तौर पर नतीजों के बाद इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि वहां आपको झटका बड़ा लगा। आज प्रधानमंत्री जीत के बाद पहली बार पहुंच भी रहे वहां पर, क्या मैसेज है इस दौरे के पीछे? पहुंच भी गए वहां। देखिए, प्रधानमंत्री जी वाराणसी में नियमित जाते रहे हैं, और जब से प्रधानमंत्री जी वहां के सांसद बने हैं, कोई भी व्यक्ति जो काशी गया होगा उसने वो परिवर्तन देखा होगा। आप रेलवे स्टेशन से उतर के जाएं, आप बस मार्ग से जाएं, चाहे लखनऊ की तरफ से जाएं, जौनपुर की तरफ से इंटर करें, या प्रयागराज की तरफ से जाएं, अथवा आप एयरपोर्ट से जाएं, बाबतपुर पे उतरकर वो परिवर्तन दिखेगा। काशी विश्वनाथ के अंदर वो परिवर्तन दिखेगा, चाहे रुद्राक्ष जैसा ऑडिटोरियम हो, या स्टेडियम बनना हो, या जो अन्य प्रकार की भी चीजें वहां पर विकास की हुई और समूचे पूर्वांचल में। तो मुझे लगता है कि वो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के मन में उस क्षेत्र के प्रति किस प्रकार का अगाध स्नेह है, और जनता ने भी उसी प्रकार से उन्हें लगातार वह आशीर्वाद दिया है। तो मुझे लगता है इसमें कुछ भी नया नहीं है। नया सिर्फ यह है कि वो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के नेहरू जी के उस रिकॉर्ड की बराबरी करके, और एक दृष्टि से देखा जाए तो नेहरू जी और उनकी तुलना नहीं हो सकती, वो बात सही है, क्योंकि नेहरू जी पहली बार चुनाव जीत के नहीं बने थे, वो परिस्थितियों वश बने थे। तो अगर देखा जाए तो वो एक नया इतिहास रचने के बाद जा रहे हैं, ये जरूर एक परिवर्तन की बात है। बाकी जो उनका काशी के प्रति लगाव है, जो काशी के प्रति स्नेह है और निष्ठा है, और जो श्रद्धा है, वो यथावत है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। और जहां तक कांग्रेस का ये निर्णय की बात है, तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो किसको लड़ाना चाहें ये उनके ऊपर निर्भर करता है। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इससे 2-3 संदेश निकलते हैं। जैसा अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि रायबरेली उनके लिए, उनके परिवार की विरासत की सीट है, तो एक बहुत साफ हो गया, विरासत पे अधिकार बेटे का होगा, बेटी को विरासत नहीं दी जा सकती। दूसरा, रायबरेली 3,90,000 से जीते राहुल गांधी जी, और अखिलेश जी 1,70,000 से जीते कन्नौज। मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, सपा का वोट ट्रांसफर हो गया। तो दूसरा इसमें खतरा भी था कि दोबारा चुनाव होता, और अब इस चीज को समाजवादी पार्टी किस ढंग से देखती, और कितना वोट ट्रांसफर होता नहीं होता, क्योंकि बात सही, अगर पहले कॉन्फिडेंस होता तो पहले भी लड़ सकते थे। और तीसरा, मैं इसका निहितार्थ यह निकालता हूं कि वायनाड में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर लड़ना है, तो मुस्लिम लीग के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो 100% वोट ट्रांसफर करवाएंगे और जीत सुनिश्चित होगी। परंतु शायद समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर होगा नहीं होगा इस परिस्थिति के बाद, और उनका क्या स्टैंड रहेगा, शायद इसको लेकर मन में थोड़ा संदेह रहा होगा। तो मुझे लगता है ये 3-4 निष्कर्ष इससे इस रूप में निकले। चलिए हम इस पर जवाब भी ले लेते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये जो मार्जिन रहा उससे भी बहुत कुछ साफ हो गया। लेकिन राजकुमार भाटी जी, उत्तर प्रदेश में आप लोग भले ही, क्योंकि आपके हौसले बुलंद थे और उनमें जान फूंकने की कोशिश उन नतीजों ने की, लेकिन यहां पर सुधांशु त्रिवेदी का आरोप यह है कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, ये मार्जिन भी बता रहा है और नतीजे भी बता रहे हैं, जिसकी कोशिश आप लोगों ने की थी। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी को इस बात पर समय खराब करने के बजाय और अपनी बुद्धि लगाने के बजाय कि राहुल गांधी को कितने वोट मिले, अखिलेश यादव को कितने वोट मिले, इन्हें अपना ध्यान इस बात पर लगाना चाहिए कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 4 लाख वोट कम मिले इस बार। उनके वोट क्यों घटे इतने ज़्यादा, उनकी लोकप्रियता क्यों घटी?
अगर इस पे दिमाग लगाएंगे तो शायद कुछ अपनी कमियों की तरफ देख पाएंगे। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की आदत है दूसरों के घरों में झांकने की, दूसरों के ऊपर फर्जी आरोप लगाने की, दूसरों का चरित्र हनन करने की, दूसरों को बदनाम करने की, ये करते रहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2-3 वाक्य कहना चाहता हूँ शरीन जी, आप ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक तो उत्तर प्रदेश की जो जीत है समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की जो हार है, इसे जैसा कि कुछ इनके समर्थक कह के पेश कर रहे हैं कि बाय द वे संयोग से हो गया, लॉटरी खुल गई, या एक फर्जी वो लगाया था कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी राजनीति है उसको उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ये 10% लोगों की राजनीति करते हैं, 90% लोगों के इनकी राजनीति खिलाफ है। वाराणसी में, मैं वाराणसी रह का है चुनाव में 4 दिन रहा मैं वहाँ, जन बच्चा ये कहता है, हर आदमी ये कहता है कि वाराणसी में बीजेपी की सरकार ने गरीब लोगों को उजाड़ा है, उनके घर तोड़ दिए, उनकी दुकानें तोड़ दी, मंदिर तोड़े गए सैकड़ों। यही अयोध्या में हुआ है। इनकी राजनीति अमीर लोगों के घर भरने की और गरीब लोगों को उजाड़ने की है और घोर जातिवाद की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों के हक मारे हैं। 10% लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 90% लोगों को नौकरियों से वंचित किया है, अधिकारों से वंचित किया है, संपत्ति से वंचित किया है, मान सम्मान से वंचित किया है। ठीक है, ये परिणाम इसलिए उत्तर प्रदेश का आया है। चलिए, इस पर मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से चाहूंगी कि वो आपका जवाब दें, लेकिन पहले हमारे साथ मलूक नागर जी भी हैं। मलूक नागर जी, क्योंकि यूपी ने एक बहुत बड़ा मैसेज तो दे दिया है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके की राजनीति की बात कही जाती थी और जो जिन मुद्दों पर राजनीति हुई भी, जनता ने बिल्कुल हटकर जवाब दिया एक तरीके से। यहां तक कि राम मंदिर का मुद्दा, जिसे सबसे बड़ा मुद्दा कहा जा रहा था खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए, अयोध्या से भी मैसेज सबसे अलग निकलकर सामने आया। देखिए, एक दौर ऐसा भी कभी आया है कि 100 की 100% सीटें कांग्रेस की हुआ करती थी और पिछले 40 सालों से लगातार ऐसा चलता आया है कि कांग्रेस का बिल्कुल ना के बराबर रही हैं। और एक बार हिस्ट्री में ऐसा भी रहा है 1999 के पास 1998 में कि 0 बिल्कुल आई है सीट, कोई एक भी एमपी नहीं जीता था। तो उस समय को याद नहीं कर रहे। आज सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की 30 के करीब पार्टी इकट्ठी होकर लड़ रही थी, फिर भी करीब करीब यूपी में बराबर रह गया है। तो यूपी की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं, यूपी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है जो यूपी की सीट खाली नहीं करी और दोबारा यूपी से नहीं लड़े, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा भी आज की तारीख में एनडीए के साथ है। या ये कहो 20 साल से प्रियंका गांधी जी जब भी कभी एक्टिव हुई पॉलिटिक्स में तो यूपी में लगाया। विधानसभा के चुनाव हुए, इंचार्ज कौन? प्रियंका गांधी। लोकसभा के चुनाव हुए, इंचार्ज कौन? प्रियंका गांधी। रायबरेली अमेठी में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी देश में प्रचार कर रहे हैं, इंचार्ज कौन? प्रियंका गांधी जी। तो आज इतनी मशक्कत और इतनी चाहत के बाद उनको एंट्री तो हुई, पर क्वेश्चन ये उठता है कि यूपी में अगर इतना ही समझ रहे हैं अपने आप को ये ठीक, और जो आप कह रहे हैं अगर यूपी में इतना ही मजबूत समझ रहे हैं तो यूपी की सीट खाली क्यों नहीं करी? क्यों साउथ में जाकर के उनको भेज दिया? यूपी में समाजवादी की वजह से अस्तित्व में आ गए। यूपी में कुछ भी नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है। इसी डर की वजह से साउथ की तरफ प्रियंका गांधी जी को इन्होंने भेजा है। ठीक है, लेकिन अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों का जीतना भी ये भी बताता है कि वो मेहनत, जिसकी आप प्रियंका गांधी की मेहनत की बात कर रहे हैं, वो बदौलत उन्हीं के मिली और कम से कम वहां पर जीत दर्ज हुई है। ठीक है, कांग्रेस से हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन पहले सुधांशु जी, जो राजकुमार भाटी यहां पर कह रहे थे और उन्होंने मार्जिन की भी बात कही, देखिए ये सवाल तो वाजिब है, क्योंकि आपका जो टारगेट था वो 10 लाख का था, जो सिमट कर 1.5 लाख तक यहां पर पहुंच गया। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि काशी में ऐसा क्या हुआ, जिस मोदी मैजिक की बात आप करते रहे वो चला क्यों नहीं वहां पर? देखिए, काशी में अभी भी प्रधानमंत्री जी को 54% वोट मिले हैं, यानी वास्तविक अर्थों में वो रियल में बहुमत प्राप्त किए हैं। सिर्फ वोट की दृष्टि से नहीं कि संख्या ज्यादा हो गई, परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में, काशी नहीं पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जो कुछ भी हुआ, इसके बारे में पार्टी गंभीरता से विचार और मनन करेगी और उसके उपरांत अपना निष्कर्ष निकालेगी। परंतु जो लोग बहुत प्रसन्नता पूर्वक कह रहे हैं, भाटी साहब ने कहा कि हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी बताना चाहता हूं, अगर मैं पूछूं भाटी साहब से कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश का चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, और अगर लड़ने की बात है तो कांग्रेस ने क्यों ऐलान किया कि 403 के 403 विधानसभाओं में वो अपनी यात्रा निकालने वाली है? यही बात है
सपा बोल नहीं पाएगी कि वो कांग्रेस से गठबंधन में लड़ने वाली है या नहीं लड़ने वाली है, और सीटों का बंटवारा है कि नहीं। केरल में मुस्लिम लीग के साथ स्पष्ट समझौता है, पिछले विधानसभा भी लड़ चुके हैं साथ में, लोकसभा भी साथ में लड़ चुके हैं और आगे भी लोकसभा लड़ेंगे, इसलिए उन्हें कॉन्फिडेंस था उस वोट के ऊपर, उस अलायंस के ऊपर। यहां पर संदेह था, बल्कि मैं तो ईमानदारी से कहूं, अब चाहे जितना भी भाटी साहब मुस्कुराने का प्रयास करें, अंदर सबसे ज्यादा घबराहट तो इन्हीं के दिल में ऊपर उठ रही होगी, क्योंकि कांग्रेस के राइज के बाद जो इनका कोर वोट है, सबसे ज्यादा उसी के मन में खतरा होगा, क्योंकि पिछले 30 सालों से तो ये लोगों को समझा रहे थे, देखो भाई हमको वोट करो, क्योंकि कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं और कांग्रेस बीजेपी को काउंटर नहीं कर सकती है। परंतु कम से कम मैं कह सकता हूं कि 10-15 साल के बाद एक ऐसी स्थिति आई है जब इन्हीं के उस वोट बैंक को लगने लगा कि काउंटर वो कर सकती है। और अब मैं कहना चाहता हूं एक ही लाइन, बड़ा पुराना सिद्धांत है, अब ये दो लड़के थे ना, तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक राज्य के दो राजा नहीं हो सकते और एक वोट बैंक के दो मालिक भी नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि हमारे से ज्यादा ये पेशानी पे बल इनके पड़ने वाले हैं आने वाले समय में, जो रायबरेली वाला निर्णय हुआ है उससे। ठीक है, यानी आप बहुत साफ समझिए कि अब रायबरेली के बाद उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी जी होंगे, तब वो बड़े नेता या अखिलेश जी बड़े नेता? ये चलिए इसका जवाब मैं ले लूं। डॉली जी इसका जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे कह रहे हैं यहाँ पर सुधांशु जी कि अब तो देखिए खेल अब शुरू होगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उनका इशारा अब विधानसभा चुनावों की तरफ है, ये साथ यहीं तक या फिर आगे तक? शीरीन जी आप मुझसे पूछ रही हैं? जी, आप एक बार फिर से सवाल रिपीट करेंगे, आपकी आवाज अटक कर आ रही। जी, दो लड़कों की जोड़ी ने यहाँ चुनाव लड़ा, चुनाव परिणाम भी कहीं ना कहीं ऐसे दिखे कि उससे फायदा हुआ, लेकिन सुधांशु जी का सवाल ये है कि ये एक म्यान में दो तलवारें अब कैसे रहेंगी? विधानसभा चुनावों की तरफ वो इशारा करते हुए कह रहे हैं कि साथ यहीं तक या बस खत्म, या आगे तक की भी राहें खुली हैं आप लोगों की? शीरीन जी मैं तो इनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े, वो वायनाड से लड़े, वो रायबरेली से लड़े। रायबरेली से 3,90,000 के पार अभी सुधांशु जी ने डिबेट में बताया कि उससे राहुल गांधी जी जीते, और उसके बाद वायनाड में भी 3 लाख से ज्यादा की उनकी जीत रही। तो ये बताता है कि वो एक जननायक है, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश के किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, छोटे और मध्यम व्यापारी की, हर उस बेरोजगार युवा की आवाज उठाई, जिनकी आवाज को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घमंड में कुचला है लगातार। तो ये अपनी वोट बैंक की चिंता करें कि इनका वोट बैंक की उत्तर प्रदेश में खिसक रहा है। प्रधानमंत्री की जीत जो 10 लाख के दावे थे वो कैसे सिकुड़ गई और कैसे सिमट गई 1.5 लाख पर आकर। तो ये जो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें यहाँ कर रहे हैं, ये दो लड़कों की जोड़ी ने जो कमाल किया है उत्तर प्रदेश में, वो पूरे देश ने देखा है कि इन्हें धूल चटा दी उत्तर प्रदेश ने। जिस तरीके से जो रिजल्ट आए हैं, जो दावा करते थे 400 पार, वो जो गुब्बारा इन्होंने फुलाया था 400 पार का, वो खुश हो गया। आज इनकी बैसाखी की सरकार चल रही है और कब तक चलेगी भगवान मालिक है। तो ये अपनी चिंता करें कैसे चलाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले 10 सालों में घमंड देखा है भारतीय जनता पार्टी का, जब किसानों को कुचला गया, जहां महिलाओं की, बेटियों की आबरू को तार तार किया गया, जहां ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया, जिन्होंने बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटा, जिन्होंने खेतों को रौंदा। तो ये इस तरीके की बातें आज यहाँ जो कर रहे हैं बैठकर, पहले अपने वोट बैंक की चिंता करें कि प्रधानमंत्री की खुद की जीत क्यों 1.5 लाख पर सिमट गई और इनका वोट बैंक हर जगह से क्यों खिसकता जा रहा है। क्यों जनता ये समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां गरीब, मजदूर, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार बनकर रहेगी। ठीक है, अब राजकुमार भाटी जी, यही सवाल मेरा आपसे, जो सुधांशु जी ने कहा कि कांग्रेस का राइज अगर होता है तो उसका सबसे बड़ा खतरा आपको होगा और वही डर आपको सता भी रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं सुधांशु जी। फिर मलुक नागर जी आपके पास आती हूँ। मैंने तो शुरू में भी कहा कि सुधांशु जी को हमारी चिंता छोड़ देनी चाहिए, वो हम कर लेंगे, हम उसमें सक्षम हैं। सुधांशु जी ने कहा एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन एक गठबंधन में 38 पार्टी तो रह सकती हैं। जब 38 पार्टी रह सकती हैं तो 2 पार्टी भी रह सकती हैं उत्तर प्रदेश में आराम से। उत्तर प्रदेश में आपके गठबंधन में ज़्यादा पार्टी हैं, लोकदल भी है, अपना दल भी है, वो राजभर जी की पार्टी भी है। आपके गठबंधन में तो 5 पार्टी हैं, आप तो रह सकते हैं। हमारे गठबंधन में ताक झांक करने के बजाय आप इस बात पे ध्यान दो कि मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि लोकदल से गठबंधन करने का हमें नुकसान हुआ। अगर हम लोकदल से गठबंधन न करते तो मुजफ्फरनगर जीत जाते। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं मोदी योगी का
चमत्कार खत्म हो चुका है। अब इनका कोई चमत्कार नहीं है, अब कोई मोदी मैजिक नहीं है, इनका खत्म हो चुका है। इनकी वजह से मेरा बेटा चुनाव हारा है। संजय निषाद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरे बेटे को चुनाव हरवाया है। तो तमाम जो इनके सहयोगी हैं वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आपस में सिर फुटोवल हो रही है। अभी इनके दूसरे जो सांसद हारे हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पर और विधायक पर आरोप लगा दिए हैं, और एक मंत्री है इनकी महिला मंत्री, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने मेरे खिलाफ काम किया, मुझे चुनाव हरवा दिया। भारतीय जनता पार्टी में जो सिर फुटोवल मची हुई है उस पर अगर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हम और कांग्रेस बहुत कंफर्ट हैं, हमारे नेताओं में और हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा तालमेल है। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों कार्यकर्ताओं ने एकदम एक मन से काम किया एक दूसरे के लिए। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद की है जहाँ जहाँ लड़े हैं, और जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी लड़े वहाँ समाजवादी पार्टी ने मदद की है। लेकिन ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि हमारे बीच में मतभेद पैदा हों, वो नहीं होंगे, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मलुक नागर जी, राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि आपकी कोशिश ये है कि उस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में भीतरघात की कोशिश की जाए, वहां से ऐसी कोई खबरें आए, लेकिन खबरें दरअसल एनडीए गठबंधन में भीतरघात की जरूर आ रही हैं, जिसका इशारा राजकुमार भाटी ने भी किया। तो क्या इन परिणामों का असर इस गठबंधन पर भी पड़ा है, और इसका सबसे ज्यादा असर क्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक राजकुमार भाटी जी की बात है, मैं तो कह चुका, समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस अस्तित्व में आई। 40 साल से वहाँ कोई लेना देना कांग्रेस का था नहीं। इसमें एक बात मुझे कहनी है कि यूपी में अगर इतनी स्थिति बढ़िया थी तो रायबरेली से क्यों नहीं प्रियंका गांधी जी को लड़ाया गया? पहला कारण तो ये हो सकता है कि यूपी के मुसलमानों पे या यूपी के समाजवादी के लोगों पे या यूपी के क्रिश्चियनों पे इतना विश्वास नहीं था जितना वायनाड के मुस्लिम और क्रिश्चियनों पे था, क्योंकि वहाँ 60% के करीब दोनों मिलके हो जाते हैं, हिंदू वहाँ कम हो जाते हैं। या अगर ऐसी बात नहीं है, इन्हें विश्वास था, तो फिर ये क्लियर कट बात है कि यूपी से रास्ता देश की सरकार को बनाने में जाता है। तो क्या राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी को 20 साल से इसीलिए राजनीति में नहीं लेके आए थे? क्या प्रियंका गांधी बड़ी नेता ना बन जाए राहुल गांधी जी से, इसलिए उनको रायबरेली से नहीं लड़ाया गया? दो चीज के अलावा मुझे ये सवाल कांग्रेस के पास में लेकर जाऊंगी, लेकिन जरा गठबंधन वाली बात पर भी तो बताइए ना मलुक नागर जी, क्योंकि गाये बगाए ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन चुनाव परिणामों के बाद गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं वो नाराज भी चल रहे हैं। इसका भी तो जवाब दीजिए। आरएलडी के साथ होने का फायदा मिला नहीं, संगीत सोम ने बाकायदा सीधे सीधे ये बयान दिया है। सहयोगी दलों पर एक तरीके से निशाना है उनका ये। देखिए, अभी राजकुमार भाटी जी ने सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए कहा कि हमारा सब ठीक चल रहा है, हमारी तरफ ध्यान मत दो, हमारा मत सोचो। उसी पैटर्न पे मैं कह रहा हूँ यहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो चुनाव से पहला अलायंस था, एनडीए के सब लोग साथ हैं, ये बिल्कुल कांग्रेस वाले अपनी तरफ सोचें। अभी कह रहे हैं हम जीत गए, अरे 272 चाहिए, 300 के करीब हमारी थी। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, माननीय मंत्री ने शपथ ले ली, 100 दिन का आगे रोड मैप तैयार हो गया, काम चालू कर दिया। कह रहे हैं अभी भी हम जीते हैं। उसके बाद अब कहने लगे कि सभापति जो लोकसभा का वो ऐसे बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ये हमारी तरफ आके झांक रहे हैं। तो मैं फिर राजकुमार भाटी जी की तर्ज पे कह रहा हूं, उधर ना झांकें, अपना प्रतिपक्ष का नेता चुन लें। जो 10 सालों से कांग्रेस की स्थिति नहीं रही थी, कांग्रेस का भी दुर्भाग्य था, देश का भी दुर्भाग्य था। देश को जब मजबूती से चलती है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जब प्रतिपक्ष का नेता होता है। मैंने खत्म कर रहा हूं बस। 2014 से 2019 तक 44 सीट, 2019 से 24 तक 52 सीट, और चाहिए 55 सीट। तो ये अपना नेता प्रतिपक्ष बना ले, सबे छोड़ दें, हमारा बढ़िया चल रहा है, आराम से बैठे ये सारे कांग्रेसी और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जो भी पार्टनर हैं। ठीक है सुधांशु जी, यही सवाल आपसे भी। भीतरघात की खबरें तो देखिए हैं और ये बयान बताते हैं कि कुछ ना कुछ अंदर तो जरूर पक रहा है। अब आप जरा ये बताइए कि खुले तौर पर इस तरह की लड़ाई, मतलब वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक है या स्थिति थोड़ी चिंताजनक दिखाई दे रही है, समझ आ रही है? देखिए, अभी भाटी जी स्वयं हमसे कह रहे थे कि हम उनके यहाँ के विषय के बारे में न कहें, और वो मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिए कि वो सपा और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी नहीं, और हमारे यहाँ के बारे में बहुत बोलने लगे।
तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं जो बातें कह रहा हूं वो कयास, अनुमान या ख्यालों पे नहीं कह रहा हूं, यथार्थ पे कह रहा हूं। जैसे मैं 2 उदाहरण देना, इंडी गठबंधन अभी बना और चुनाव के बाद एक तो टूट हो ही गई। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस से हमारा गठबंधन खत्म, वो सिर्फ लोकसभा के लिए था, विधानसभा में नहीं लड़ेंगे। और पानी संकट को लेकर बाकायदा कांग्रेस पार्टी, अभी कितने दिन हुए भाई चुनाव का परिणाम आए हुए? 15 दिन हुए हैं। मतलब जिसे कहावत होती ना, जुम्मे जुम्मे 4 दिन, तो 4 जुम्मे गुजरे नहीं है और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, मटका वटका फोड़ने लगी है। तो ये तो यथार्थ दिख रहा है, क्योंकि जिसको आप 232 सीटें कहते हैं उसमें 60 तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं, बंगाल में, केरल में और पंजाब में, जो आप टेक्निकली अपने साथ दिखा रहे हैं। तो ये मैंने, और आपने जो बात कही कि वो कैसे जीत के आए, राहुल गांधी जी 3,90,000 से जीते हैं, परंतु मैं भाटी जी और कांग्रेस प्रवक्ता डॉली जी दोनों से कहना चाहूंगा, ये बताइए वहां नगर पालिका अध्यक्ष किसका है? कांग्रेस का नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष किसका है? कांग्रेस का नहीं। ठीक है, विधायक जी, इस बात को आगे बढ़ाऊंगी मैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए।